वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जो ये बोलते हैं ना कि लड़की ये नहीं कर सकती, तो उनको बोलो यार तुमको पैदा कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। आप लोग आज की डेट में देखिए कि जो भी इंसान ऐसी बातें बोलता है तो उसके मुंह पर तो तमाचा लगना चाहिए एक तरीके से। तो यहां पर उसी के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। 17 घंटे लगातार फ्लाइट करने वाली हमारी कंट्री की जो वुमेन है उनके द्वारा एक इतिहास क्रिएट कर दिया गया है यहाँ पर, जो कि 17 घंटे लगातार फ्लाइट, ये कहां से, सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु ये फ्लाइट जाकर रुकी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वुमेन क्या नहीं कर सकती। हमारी कंट्री के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी साहब, उनके द्वारा बोला गया कि एयर इंडिया, और सबसे बड़ी बात है एयर इंडिया की बात की जा रही है, ये वही एयर इंडिया जिसको बोलते हैं किसी काम की नहीं है। एयर इंडियाज वुमेन ये पावर फ्लाइज हाई अराउंड द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट भी इनके द्वारा यहां पर ट्विटर पर ट्वीट की गई है। तो एक तरीके से ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वुमेन जो है वो बस घर में बैठकर रोटी पकाएंगी, बस उसी के काम के हैं और बच्चे पैदा करेंगी, ऐसा नहीं है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं एक इतिहास यहां पर रच दिया गया है वुमेन के द्वारा। अगर बात करें ऑल वुमेन जो यहां थी, ये सबसे अच्छी बात है कि सारी जो टीम थी यहां पर वुमेन थी। जैसे कैप्टन जोया हो गया, कैप्टन पाबागिरी, कैप्टन आकांक्षा, कैप्टन ये यहां पर शिवानी, तो इन सबने मिलाकर यहां पर ये पर्टिकुलर जो मुकाम है ये हासिल किया यहां पर। तो एक हिस्टोरिक फ्लाइट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर इसके बारे में अगर बात करें तो ये यहां पर जो फ्लाइट थी ये बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को लगभग ये 14,000 किलोमीटर आज के डेट में अगर डिस्टेंस आप लोग देखेंगे, ये बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इधर यूएसए के अंदर आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो यूएसए के अंदर जो यहां पर ये आप लोग देखते हैं ये वेस्ट कोस्ट पर है, और यहां से आप लोग देखिए यहां पर बेंगलुरु के अंदर ये फ्लाइट आई। इसी के साथ में अगर आज तक की जो सबसे लॉन्गेस्ट जो फ्लाइट है, ठीक है, तो एक नॉन स्टॉप एवर अगर फ्लाइट है तो ये है यहां पर एक फ्लाइट जो कि बोइंग 747 की फ्लाइट है। ये लंदन से चली थी और ये सिडनी पहुंची थी, यानी कि बात करें तो यहां से चली, ये जो लंदन से चली यहां पर लंदन के अंदर से और सिडनी पहुंची, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पर पहुंची। ठीक है, तो ये फ्लाइट यहां पर है जो कि काफी बड़ी फ्लाइट नॉर्मली मानी जाती है, जो कि नॉन स्टॉप। इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ तो ऐसी हैं लंबी फ्लाइट जो रुक रुक कर चल रही हैं, पर यहां पर नॉन स्टॉप फ्लाइट की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना, ये कंफ्यूजन आप लोग माइंड में मत लाना। इसी के साथ में लॉन्गेस्ट वन स्टॉप जो कमर्शियल फ्लाइट है वो यहां पर देखने को मिली थी, न्यूजीलैंड के अंदर आई थी लंदन से। ये है 18,200 किलोमीटर पर, लेकिन ये रुक गई थी बीच में, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग कंप्लीट भरी हुई थी ये फ्लाइट, यानी कि 238 सीट में से 225 सीट यहां पर से भरी हुई थी कोविड-19 के चलते भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा, खासकर जो ये बोलते हैं कि जो लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगे और लड़के जिनको लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। पर लेकिन यार लड़की जो है यार कितनी हिम्मत है, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या नहीं कर सकते एक तरीके से, कहां पर कोई कमी है, बस हमारी सोसाइटी को छोड़कर। इसी के ऊपर ऐसे भी था, आप लोगों ने देखा होगा पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में जो बात कर रहा था। हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया कि हाँ बस हम लोग यही, हम लोग का ये काम हम ही कर सकते हैं, तो उसी के चलते कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर निबंधक यूपीएससी पूछ रही है कि ये चीज ऐसी है जो दिखती नहीं है पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए ये चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए, अब यहीं पर ही रुकनी चाहिए। काफी शानदार डिस्कशन यहां पर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और आज संडे को थोड़ा सा फंडे के साथ में स्टडी डे भी यहां पर इसको बना लेते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर आप लोगों के सामने। ये भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके द्वारा अभी प्रवासी भारतीय दिवस पर यह बोला गया कि हमारी कंट्री के ऊपर कई सारी कंट्री रिलाई कर रही हैं आज के डेट में कोविड-19 की दवाई को लेकर। क्योंकि आप लोगों को पता होगा दो दवाइयों के नाम, अगर नहीं पता है तो इनको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे के अंदर है, इसके द्वारा यहाँ पर कोविशील्ड करके यहाँ पर यह दवाई है जिसको अप्रूवल मिल चुका है। और इसी के साथ में भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन, ये दो दवाइयां हैं जिनको यहां पर ये भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है। ठीक है, तो ये दवाइयों के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हमारी कंट्री में इनको इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है कोविड-19 के यूज करने के लिए। और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से मोदी जी से कि भाई साहब हमारे भी ध्यान रखना, हमारी तरफ भी दो चार एक तरीके से छींटे मार देना दवाइयों के, ताकि हमको भी यहां पर इसका फायदा हो सके। तो ये बात बोली गई है प्रवासी भारतीय दिवस पर। आप लोगों को याद होगा प्रवासी भारतीय दिवस हम लोगों ने डिस्कस किया था कल ही मॉर्निंग में। तो इसके बारे में आप लोग बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस की वो थीम क्या है, आप लोगों को ये बतानी है। रिवीजन कर लीजिए, याद आप लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें, यहां पर जो डोज काउंट किए जा रहे हैं तो 23.26 मिलियन कोविड-19 जो वैक्सीन डोज हैं वो एक तरीके से आज की डेट में वर्ल्ड वाइड ये 9 जनवरी को काउंट किया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर 5 नेशन जो है वो डोज के बारे में, चाइना, यूएसए, इजराइल, यूके, यूएई और रसिया, तो यहां पर अलग अलग तरीके
तरीके से संख्या इनकी बताई गई है। तो 1 पर्सन मल्टीपल डोज रिसीव करेगा। तो अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो दवाई है लोगों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, फिर भी अपना सेहत का ध्यान रखिए। ये तो दवाइयां जब तक आएगी, उससे पहले ऐसा नहीं है कि आप लोग लापरवाही बरतना स्टार्ट कर दें। ओके, जिसका भी अकाउंट ट्विटर पर है वो गर्व से कह सकता है कि मेरा अकाउंट ट्विटर पर है, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ट्विटर पर नहीं है। ठीक है डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां पर पहले मुझे लग रहा है यूएसए के ऐसे प्रेसिडेंट हो गए जिसकी यूएसए के प्रेसिडेंट का अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर के द्वारा। समझ सकते हैं आप लोग की कितनी इंसल्ट वाली बात है, पर लेकिन इस इंसान को फील नहीं होती है, ये इन चीजों को एंजॉय करता है। इसकी हालत मुझे बिल्कुल ऐसी लगती है, तन्नू एट समन्नू मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसका फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें बोलती है कि मुझे शर्मा जी आपसे शादी नहीं करनी है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भाग के शादी करनी है। शर्मा जी बोलता है यार भाग क्यों रहे हो, तुम्हारे पापा से बात कर लेते हैं कि तुम्हारी शादी करा देते हैं। तो वो बोले यार नहीं, भागने में थ्रिल था, साला यहाँ पे अरेंजमेंट ही शादी स्टार्ट हो गई, ऐसा कैसे काम चलेगा। तो यानी कि भाग के शादी करनी थी, पर लेकिन अब तो ये अरेंजमेंट हो रही है, तो उसमें मजा ही नहीं आ रहा, थ्रिल ही नहीं आ रहा है। तो वही चक्कर इनका है, जो चीजें आराम से होती है इनका मजा नहीं आता है, इनको थ्रिल चाहिए कुछ ना कुछ लाइफ में, इसलिए ऐसी हरकतें यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए जो भी है अच्छा है उन्हें कहता है नाना पाटेकर, हाँ अच्छा है आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैक्सीन के बारे में अगर बात करें तो वैक्सीन के रिलेटेड यहाँ पर जो ड्राइव है वो स्टार्ट की जा रही है ये 16 जो जनवरी से हमारी कंट्री में। यहाँ पर स्टेट जो भी इसके साथ में सेंटर हेल्थ जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको पहले सबसे पहले दवाई प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पहला जो स्लॉट है यहाँ पर लगभग 3000 जो हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, उनके लिए ये दवाई प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर लगभग 27 करोड़ जो लोग हैं, खासकर जो लोग 50 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर उनके ऊपर यहाँ पर फोकस चलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो बेनिफिशियल जो ऑलरेडी बोल दिए, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव की जा रही है, तो बेनिफिशियरी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि लगभग 79 लाख के करीब जो लोग हैं वो कोवैक्सीन जो कोविन करके जो प्लेटफॉर्म है ना उस पर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पर इनको सबसे पहले यहाँ पर दवाई इन तक पहुंचाई जाएगी। फिर इसी के साथ में जो एक तरीके से ट्रेन और जो रेडी है यहाँ पर प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं जो वैक्सीन प्रोवाइड कराने वाले हैं। अदर वैक्सीन जो टीम मेंबर है वो भी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर ये प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना पहले जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती थी, उसी पैटर्न में यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ये ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। पर लेकिन यहां पर इसको काफी देखकर रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इन दवाइयों को सही तरीके से रखने के लिए। तो इसलिए यह भी काफी ज्यादा जरूरी है कि यहां पर इसको एक अच्छे टेम्परेचर पर रखा जाएगा, ताकि जिस इंसान तक पहुंचे उसको कोई नुकसान न पहुंचाए, भले ही फायदा ना हो पर लेकिन नुकसान भी ना पहुंचाए। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिल रही है कि यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है। नॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर में जैसा माहौल बना हुआ है उसके चलते ज्यादातर टूरिस्ट एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती थी, पर अभी एक अच्छा यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो बर्फबारी देखने को मिली तो काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। अभी फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर जुलाई में 186, अगस्त में 284, सितंबर में यहाँ पर 848, अक्टूबर में 2697, नवंबर में 6327 और दिसंबर में 13,237। तो इस तरीके से अब टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। और देखिए जिस पर्टिकुलर एरिया में जो टूरिज्म है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकल कम्युनिटी के लिए। अगर वहां पर टूरिस्ट ना आए तो कई बार लोकल कम्युनिटी वहां पर भूखी मरने लगती है, क्योंकि वो उनके लिए रोजी रोटी होती है। तो इस तरीके से एक अच्छा स्टार्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से और चीजें हम लोग नॉर्मलाइज कर पाते हैं, ताकि अच्छे लेवल पर यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग चीजों को देख सकें। ठीक है, फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए, प्यार हो गया डोनाल्ड ट्रंप से ट्विटर को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ज्यादा इधर उधर की बातें न किए बगैर आप लोगों को डायरेक्ट जो है पॉइंट टू पॉइंट कुछ ऐसी बातें देखने को मिलेगी जो कि मैं समझाने की ज्यादा कोशिश करूंगा आप लोगों को, ना कि आप लोगों को पीपीटी दिखाऊं। पीपीटी में तो हालांकि मैंने सारी पीपीटी बना रखी है, पर लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि हमारे संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में। आप लोग यहां पर देखिए, अगर आज के डेट में हम लोग अपनी कंट्री में रिजर्वेशन के बारे में बात करें, जिसको आप लोग आरक्षण बोलते हैं, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नॉर्मली इसको बोला जाता है, एक तो बोला जाता है हॉरिजेंटल, ठीक है, यानी कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की, हाँ इतना सॉरी, एक तो बोलता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और एक बोला जाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो ऐसे यानी कि, और जो हॉरिजेंटल होता है वो ऐसे यानी कि इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप लोगों से बात की जाए कि वर्टिकल रिजर्वेशन में कौन कौन आएंगे, तो वर्टिकल रिजर्वेशन में जैसे आप लोग देखते हैं ना कि हाँ ये एससी की सीट हो गई, एसटी की सीट हो गई, ये होगी ओबीसी की सीट हो गई, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सारा वर्टिकल रिजर्वेशन की कैटेगरी में चलता है कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भैया ये इस कैटेगरी में ये सीट है। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आप लोग पहुंच जाइए एससी के अंदर या फिर एसटी के अंदर या फिर ओबीसी के अंदर, अगर आप लोग जाते हैं
तो ये आप लोगों ने वर्टिकल रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया। अब मान लीजिए एससी के अंदर आप लोग पहुंचे, अब एससी के अंदर कोई विकलांग कम्युनिटी होगी, एससी के अंदर कोई लड़की भी होगी, ठीक है, कोई ऐसी लड़की होगी जो विकलांग होगी। तो इस तरीके से अब जो रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन होता है उसको आप लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं। तो यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन भी हो गया और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी हो गया। अब कई बार ऐसा देखने को मिलता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एग्जाम में 100 सीट जो है वो यहां पर भरनी है एग्जाम के लिए। अब इसमें से 50 सीट जो है वो तो मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रख ली, जिसको आप लोग यूआर बोलते हैं, और बाकी की जो 50 सीट है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए बोली, जिसमें एससी एसटी ओबीसी ये सारी आएंगी। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जो लड़का है या फिर लड़की है उसने एग्जाम दिया और उसके एग्जाम के जो मार्क्स है वो इतने अच्छे आ गए कि वो जो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था उससे ऊपर निकल गई। तो क्या होता है, नॉर्मली उसको फिर एक तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी में उसको काउंट कर लेते हैं। यानी कि अगर एससी एसटी या फिर ओबीसी से किसी के इतने अच्छे नंबर आ जाए कि उसको रिजर्व कैटेगरी में नहीं, उसको फिर अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। तो यहां पर दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए जैसे कि 50 सीट यहां पर रिजर्व के लिए थी, 50 अनरिजर्व के लिए थी। अब पता चला कि यहां पर 15-20 बच्चे ऐसे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में जो जनरल की कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहां पर ये सीट जो है ये यहां से लेंगे, ये जनरल की कैटेगरी में आकर, यानी कहने का मतलब यहां पर ये अब जनरल की कैटेगरी को ओनली यहां पर 35 सीट मिलेगी, क्योंकि 15 सीट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी ने यहां पर भर ली है, क्योंकि उनको अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा नंबर मिल गए हैं। अब इसको देखने के दो तरीके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब नॉर्मली हम लोग कैसे देख रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि भैया यार एक तो जनरल में वैसे ही सीटें कम है, ऊपर से अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो यहां पर जनरल में आ रहे हैं, तो जनरल की और ज्यादा सीटें कम हो जा रही है। आखिर इनको रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही सिलेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो एक तो ये क्राइटेरिया है जो कि अभी न्यूज में था। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि यार ये अब तक यहां पर अनरिजर्व, ये यहां पर रिजर्व कैटेगरी में थे, पर इन्होंने इतनी हिम्मत की कि यहां पर इनको रिजर्व कैटेगरी से बाहर निकलना था अपना, कि हाँ अपने बलबूते पर कुछ करना है, तो ये अपने आप को जनरल कैटेगरी तक लेकर आए, इतनी मेहनत इन्होंने की। तो इनका रिजर्वेशन ऑलरेडी इनका रिजर्वेशन नॉर्मल बोला जाए तो इनके ऊपर नहीं लगा, यानी कि रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया, मेहनत कर ये जनरल कैटेगरी में आ गए। तो ये पॉजिटिव साइड आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, तो उसी के बारे में यहां पर ये केस है। अब केस के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा आखिर कंडीशन क्या बनी हुई है। नॉर्मली जो रिजर्वेशन है यहां पर कई तरीके से, जैसे मैंने भी आप लोगों को समझाया, जैसे कोई एससी की वुमेन है अगर, ठीक है, एक तो एससी का कैटेगरी का रिजर्वेशन मिल गया, एक वुमेन कैटेगरी का रिजर्वेशन मिल गया। तो एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन देना है या फिर वुमेन का कैटेगरी का रिजर्वेशन देना है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी यहां पर इसके द्वारा क्लैरिफिकेशन निकल गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में। तो दो जज की जो बेंच थी उनके पास में केस पहुंचा, यहां पर ये सौरभ यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश का केस था, जिसके चलते यहां पर जो कांस्टेबल की पोस्ट में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें इनके द्वारा अपना यहां पर ये एक तरीके से पक्ष रखा गया कि आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। तो इसके बारे में यहां पर अब क्लैरिफिकेशन निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट की साइड से। इसके बारे में एक बार थोड़ी सी ये चीजें भी आप लोग देख लीजिए, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वर्टिकल जो रिजर्वेशन होगा, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, तो ये वर्टिकल इनको डिवाइड कर देगा, इतना रिजर्वेशन इसके लिए, इतना इसके लिए और इतना इसके लिए। अब यहां पर ये जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, ये आर्टिकल 16 का जो सेक्शन इसका 4 है, इसके अंदर वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में मेंशन है हमारे संविधान के अंदर एक तरीके से। पर लेकिन अगर बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में, यानी कि अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट में चले गए तो वुमेन भी होगी, कुछ वेटरन्स भी होंगे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी होगी, या इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी भी होगा, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में जो मेंशन है ये आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 3 है यहां पर, जो कि इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो पहले तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है या फिर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में, तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पता होने चाहिए। अब उदाहरण देकर मैं आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर जो केस है सौरभ यादव का, इसके बारे में जानते हैं। अब केस क्या है, यहां पर कुछ टेक्निकलिटीज हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, पर आसानी से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर एक तो है सोनम तोमर लड़की, एक है यहां पर रीता रानी। जो सोनम तोमर है उसके जो मार्क्स हैं ये 276, यानी कि सोनम तोमर के 276 है, और रीता रानी के जो मार्क्स हैं ये है 233। अब जो सोनम तोमर है यहां पर, इसके जो 276 मार्क्स हैं ये है ओबीसी फीमेल, यानी कि ओबीसी की कैटेगरी में और फीमेल है। रीता रानी के 233 है, ये एससी कैटेगरी में और फीमेल है। अब यहां पर ओबीसी और एससी जो हो गया ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वर्टिकल कैटेगरी में कि ओबीसी एससी एसटी ये सारे वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या हो गया, वो फीमेल कैटेगरी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर दो कैंडिडेट जो है दोनों की दोनों फेल हो गई, ये पास नहीं हुई, ना तो ओबीसी वाली और ना एससी वाली, अपनी कैटेगरी में ये पास नहीं हुई। पर लेकिन एक जनरल फीमेल थी
जो यहां पर अनरिजर्व फीमेल थी अनरिजर्व कैटेगरी में, उसके से 274 मार्क्स, 274 मार्क्स देखें यहां पर, तो ये 276 मार्क्स से कम है, यानी कि जो सोनम तोमर के मार्क्स है उससे कम है यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो यहां पर सोनम तोमर से कम मार्क्स लाने के बाद भी जनरल कैटेगरी में जो वुमेन थी वो यहां पर पास हो गई। तो यानी कि कहने का मतलब यह कि एससी एसटी का जो एक तरीके से कट ऑफ था और ओबीसी का कट ऑफ था वो ज्यादा गया, जिसके चलते यहां पर इनको मार्क्स इतने लाने के बाद भी यहां पर क्लियर नहीं की। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इनके ऊपर वुमेन वाला रिजर्वेशन लगना चाहिए या फिर इनके ऊपर कैटेगरी का यानी कि एससी और एसटी वाला रिजर्वेशन चलना चाहिए। तो यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये बोल रही है कि यहां पर अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो जो भी सीट आप लोगों के पास में है तो उसी में आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, उसी के अंदर आप लोगों को लड़ना है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चले तो ये दोनों फेल हो चुकी हैं। पर लेकिन जब यहां पर केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अपोजिट बात बोली। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला अभी उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो सिलेक्शन मेरिट के बारे में अगर बात करें तो सिलेक्शन मेरिट के बेस पर होना चाहिए। तो मेरिट के बेस पर ज्यादा नंबर किसके है, ज्यादा नंबर है यहां पर सोनम तोमर के। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको इस तरीके से देख रहा है कि जो सोनम तोमर है वो जनरल फीमेल की कैटेगरी में उसको सिलेक्शन देना चाहिए, यानी कि फीमेल का कोटा लगना चाहिए, उसके ऊपर जो रिजर्व कैटेगरी का कोटा है ओबीसी वाला वो उसके ऊपर से हटा देना चाहिए और जनरल फीमेल की कैटेगरी में उसको सिलेक्शन देना चाहिए। ये मेरिट बेस हो गया यहां पर, यानी कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी हमारी कंट्री में रिजर्वेशन जब मिलता है, जैसे कि टीना दाबी का बात आप लोग कर लीजिए, तो यहां पर जब उनके मार्क्स के बारे में बात करें तो उन्होंने टॉप किया था उस टाइम पर, ठीक है। तो उस टाइम पर जो कैटेगरी लगकर मुश्किल से उनका प्रीलिम्स निकला था, प्रीलिम्स के हिसाब से चले तो वो पास नहीं थी, पर लेकिन आगे बात करें तो टॉप कर दिया। तो मेरिट तो थी, तो मेरिट के बेस पर जनरल कैटेगरी में आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से वो अपनी मेरिट को भी एक तरीके से रिजर्वेशन को पीछे छोड़कर आ गई जब राइटिंग वाले पेपर के बारे में बात करें। पर लेकिन कई सारे ये भी बोलते हैं कि अगर प्रीलिम्स ही पास नहीं होता तो आगे कैसे बढ़ती, तो वो भी बात अपनी जगह सही है। पर लेकिन अगर बात करें तो मेरिट को ज्यादा फोकस यहां पर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीधी ये बात बोली है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो ओबीसी फीमेल में उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो जनरल फीमेल कैटेगरी में आप लोगों को उसको सिलेक्शन देना चाहिए, मेरिट को प्रेफरेंस देना चाहिए ना कि रिजर्वेशन को, और यही तरीका होगा कि लोग आगे चलकर रिजर्वेशन को छोड़ेंगे। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है, यानी कि अगर कल को यहां पर इस तरीके से मेरिट के बेस पर रिजर्वेशन आता है तो यहां पर ये जनरल की सीट जो है यहां से निकल कर यहां पर आती रहेंगी। तो इस तरीके से ये उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, ये इसको मेरिट के बेस पर देख रहे हैं कि मेरिट लेकर बंदा यहां तक पहुंचा है, अपनी कैटेगरी होने के बावजूद भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन ले रहा है, तो उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये इसका फंडा है। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं मुझे पता है, जो रिजर्वेशन वाले हैं वो बोलेंगे हाँ सर सही है, ये अच्छा ऐसा ही होना चाहिए, पर जो अनरिजर्व कैटेगरी का बोलेंगे कि ऑलरेडी रिजर्वेशन मिला है, हमारी भी सीटें खा रहे हैं। तो देखिए दोनों ही अपनी जगह सही है, तो कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए, क्या इस तरीके से इसको ऐसे लेकर चलना है। पता चला कल को ऐसा हो गया, मान लीजिए जो ओबीसी कैटेगरी में है, एससी एसटी कैटेगरी में है, वो इतने सारे बच्चे सिलेक्शन होकर आ गए यहां पर कि जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर जो सीटें बची नहीं। पर लेकिन आप लोग ये देखिए कल को अगर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता तो जो इतने मार्क्स लेकर आ रहे हैं यहां पर तो उनका तो वैसे भी सिलेक्शन होता, अगर कोई रिजर्वेशन नहीं होता तो फिर भी उनका दूसरों का सिलेक्शन नहीं होता। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। पर लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी है, डिबेट चलता रहेगा, वे बोलेंगे सर फिर दूसरी सीट हमको मिल जाती है। तो इस तरीके से कुछ भी इसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन जो कोर्ट बोल रहा है और जो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, मैंने उसका तर्क आप लोग को बताया। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, बिना गाली गलोच किए, बिना गुस्सा हुए, एक उन्हें कहते हैं कि एक पॉजिटिव माइंड के साथ में आप लोग ये बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अगर कुछ लिखने के लिए आप लोगों से आता है तो। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से यहां पर शेयर करूंगा। ये जो केस बन गया, ये मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन का केस बन गया यहां पर, यानी कि एक साइड में मेरिट की बात की जा रही है और एक साइड में रिजर्वेशन की बात की जा रही है। तो मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन का केस बन गया, तो इसको इस नाम से भी यहां पर जाना जा रहा था। आखिर रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? रिजर्वेशन एक तरीके से बोलते हैं कि रिजर्वेशन एक फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जैसे आप लोगों को पता है ना कि एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि आप लोग चाहे अंबानी हो, अदानी हो, चाहे रिक्शा वाले हो, ये टैक्स आप लोगों को पे करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप लोगों को दूध खरीदना है, आप लोगों को कोई पेन खरीदना है, कोई आप लोगों को किताब खरीदनी है, तो जो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा वो आप लोगों को देना ही देना है। वो ये नहीं देखा कि आप अमीर हो गरीब हो, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, अमीरों पर ज्यादा लगेगा, गरीबों पर कम लगेगा, तो ये पॉजिटिव टैक्स बोलते हैं, इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। यानी कि ये डिफरेंस कर पाता है कौन अमीर है और कौन गरीब है। पर लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सब पे इक्वल लगता है, तो ये एक तरीके से रिग्रेसिव टैक्स आप लोग बोल सकते हैं, नेगेटिव टैक्स आप लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए जिस तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, अगर किसी कम्युनिटी को आगे लाने की बात कर रहे हैं आप लोग जो पीछे छूट गई है, तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया यहां पर। और अगर कोई कम्युनिटी ऐसी है जो आगे जा रही है तो वो तो चली रही है, पर लेकिन पीछे वालों को भी साथ में लेकर चलना है। इसी को तो परिवार कहते हैं। अगर हम लोग ऐसे छोड़कर निकल जाएंगे तो बहुत बड़ा सेक्शन का सोसाइटी का हम लोग पीछे छोड़कर चले जाएंगे। हिस्टोरिकली अगर चीजें उठाकर
पर देखोगे, यानी कि अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो पास में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कुछ कम्युनिटी को, तो उसको साथ में लाने की बात की जा रही है। तो इसलिए हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट और एजुकेशन में स्टार्टिंग से ही रिजर्वेशन की बात की थी, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर में, ताकि जो भी इनके बेस पास्ट में जो कास्ट बेस जो भी यहां पर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है हिस्टोरिकली, उससे निकालकर यहां पर पैरेलल में लाकर रखा जा सके। पर लेकिन स्टार्टिंग में जब बात करें इस रिजर्वेशन की, ये इस तरीके से था नहीं जैसे आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आ गया फिर, और इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेले जाने लगी, और ये रिजर्वेशन जो कि खत्म करना था कि हाँ हम जल्दी इसको 10-12 साल में इसको खत्म कर देंगे, जैसे जो हमारी कंट्री में संविधान इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो इसको एक खेल बना लिया पॉलिटिकल पार्टी ने, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ जा रहा है। आप लोग ये देखिए, हमारे संविधान निर्माता ये सोच रहे थे कि यार जैसे ही हम लोग 10, 12, 15, 20 साल के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा इसको निपटा देंगे रिजर्वेशन को, उस तरीके से उन्होंने संविधान बनाते टाइम ये बात की थी। 10 साल आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन अब देखिए आप लोग यहां पर 10 साल तो छोड़िए, 75वीं आजादी की हम लोग सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं, और आज तक भी रिजर्वेशन चलता ही हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि रिजर्वेशन जिस तरीके से दिया जा रहा है, या तो ढंग से मिल नहीं रहा है, या वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, वरना आजादी के 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं और हम लोग आज की डेट में भी रिजर्वेशन को और बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो आखिर किस तरीके से रिजर्वेशन का यूज करें, तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। अगर संवैधानिक प्रोविजन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 15 का जो सेक्शन 3 है, ये अलाउ करता है खासकर वुमेन के फेवर में। वैसे तो आप लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, पर लेकिन एक तरीके से प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि वुमेन को आप लोग रिजर्वेशन दे सकते हैं। आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4 जो है यहां पर ये इनेबल करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकते हैं एससी और एसटी के लिए। तो इस तरीके से रिजर्वेशन के बारे में ऑलरेडी संविधान निर्माताओं के द्वारा हमारे संविधान के अंदर रखा गया है कि यहां लिखा गया कि भैया रिजर्वेशन आप लोग ऐसे लेकर चलोगे, पर लेकिन इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है कि हाँ क्या रियलिटी में हम लोग उसका पॉजिटिव साइड देखकर चल रहे हैं रिजर्वेशन का, या फिर बस ऐसे ही हम लोग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से उसको ऐसे ही बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो रिजर्वेशन के ऊपर जब से पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हुई तब से ये और ज्यादा गड़बड़ा गया, अगर आज के दिन में आप लोग इसका सिनेरियो उठाकर देखोगे तो। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, या फिर इनका आप लोग किसी आंसर राइटिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर संविधान संशोधन 77 यानी कि 77 ये 1995 में 1995 में। तो इसमें जो क्लोज 4A था वो यहां पर इंसर्ट किया गया आर्टिकल 16 के अंदर में। तो यहां पर तब बात की गई कि एक तरीके से रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो प्रमोशन के अंदर भी होना चाहिए, यानी कि अगर कोई प्रमोशन हो रहा है तो यहां पर एससी और एसटी को ज्यादा प्रमोशन मिलना चाहिए एज कंपेयर टू जो दूसरी कैटेगरी है। तो उसके अंदर भी यहां पर बात की गई, हालांकि इसके ऊपर कई सारे बवाल भी है, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भैया जो रिजर्वेशन है ना ये आप लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं है। इस रिजर्वेशन को लेकर अगर आप लोग इसको ऐसे लेकर चलते हैं कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है, नहीं, ये कम्युनिटी है जो पीछे छूट गई है उसको आगे लेकर आना है। लोगों ने इसको फंडामेंटल राइट की तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया रिजर्वेशन को, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, एक सेक्शन जो पीछे छूट गया उसको साथ में लाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको उस तरीके से देखना है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेरी स्टेटस, तो ये टेम्परेरी है पर लेकिन ये परमानेंट बनता जा रहा है आज के सोसाइटी के अंदर। क्लोज 4A अगर बात करें आप लोग यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो यहां पर 85th अमेंडमेंट के तहत 2001 में प्रोवाइड किया गया कि आप लोगों को सीनियरिटी के बेस पर एससी और एसटी जो कम्युनिटी है उनको प्रमोशन देना चाहिए, उनको प्रमोशन देना चाहिए रिजर्वेशन के साथ में। अगर बात करें जो 81 यानी कि 81st जो अमेंडमेंट किया गया 2000 में, इसमें आर्टिकल 16 में 4B यहां पर ये ऐड किया गया। तो इसके चलते यहां पर ये बात निकल के आई कि देखिए जो स्टेट है ऐसा होता है कि कई सारी वैकेंसी जो भर नहीं पाते हैं, जैसे कि एससी और एसटी की बहुत सारी वैकेंसी रिजर्वेशन देने के बावजूद भी खाली पड़ी रहती है कि कम्युनिटी से इतने लोग निकलकर नहीं लाते हैं। तो अब यहां पर ये देखने को मिला कि काफी लंबे समय तक ये रिजर्व पड़ी रहती है, इनको कोई भरता ही नहीं है, तो ये जुड़ती चली जाती है। 10 वैकेंसी अब बच गई, 10 वैकेंसी अगले साल बच गई, 15 वैकेंसी उससे अगले साल बच गई, फिर आगे चलकर 30 वैकेंसी बच गई। तो ऐसे ऐसे दुनिया भर की वैकेंसी इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसको बोला गया कि ये नलीफाई करना चाहिए 50% जो रिजर्वेशन है, अगर इस तरीके से जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है ताकि उनको भर दिया जा सके। तो ये 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 2000 में, जिसके चलते यहां पर एक नई क्लोज और ऐड की गई, यानी कि टाइम टू टाइम रिजर्वेशन को अलग अलग तरीके से यहां पर देखा गया, जो कि आप लोगों के सामने यहां पर अभी चीजें भी हैं। अब जब देख ही लिया तो थोड़ा सा और इसके बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूं, कुछ और रिजर्वेशन के फंडे के बारे में। आर्टिकल 330 जो है ये यहां पर, और इसी के साथ में आर्टिकल 332 है, ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीट एससी और एसटी पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि आर्टिकल 330 है ये यहां पर एससी एसटी जो यहां पर उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है, किसमें, पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और 332 है, ठीक है। तो ये एससी और एसटी के लिए है दोनों।
आर्टिकल 243 डी है, तो ये आप लोग समझ जाइए। पंचायत के बारे में बात करें तो जो हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया ना पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बारे में, तो वहां पर भी रिजर्वेशन की बात की गई है, बिल्कुल ऐसे जैसे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के अंदर है, तो यहां पर भी आप लोगों को रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो बोला गया नोट लेस देन 1/3 टोटल जो सीट है वो वुमेन के पास में होनी चाहिए, जो रिजर्वेशन है वो बिलोंग करना चाहिए, खासकर एससी और एसटी के भी इंक्लूड करके यहां पर चलना है। आर्टिकल जो 233 का जो टी है यहां पर ये एससी और एसटी के रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, जो म्युनिसिपैलिटी होती है उसके अंदर में बात करता है, ठीक है। इसी के साथ में आर्टिकल 335 यहां पर आर्टिकल 335 जो है ये बोलता है कि एससी और एसटी जो है वो एक तरीके से कंसिडरेशन में ली जाएगी जब यहां पर आप लोग मेंटेनेंस और इफिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे जनरल हैं वहां पर, कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का बंदा या इंसान नहीं है वहां पर, तो इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन उनका भी होना चाहिए, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी यहां पर आर्टिकल है हमारी कंट्री में जो कि बातें करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों से डायरेक्ट कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक दो बार अगर रिवीजन आप लोग इसका कर लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर आप लोग इनको नहीं बोलेंगे। तो इसलिए बोलता हूं कि रिवीजन हमेशा करते रहिए, रिवीजन आप लोगों को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों को यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी। एक गरीब इंसान जो है, एक कुचला दबा हुआ इंसान जो है, उसको सब दबाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग सही पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो सब आपको बोलते हैं कि हाँ भैया हमारा दोस्त है, हम भी जानते हैं। तो वो वाली कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है उसके अंदर यहां पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। एक कंट्री है यहां पर जिसका नाम है कतर। तो कतर कंट्री जो थी उसके साथ में कई सारी कंट्री के द्वारा अपनी टाई जो थी वो कट कर ली गई थी। अब फिर से इसको ऐड करने की बात की जा रही है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर। तो रिसेंटली अभी यहां पर एक सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी की बात की गई जब 41वां गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो समिट हुई, कहां पर हुई? ये हुई सऊदी अरेबिया के अंदर। तो अल उला सऊदी अरेबिया के अंदर ये काउंसिल यहां पर मीटिंग देखने को मिली। तो कब थी? कौन से नंबर की थी? ये थी 41वें नंबर की, अभी यहां पर ये देखने को मिली। सऊदी अरेबिया के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि जो 3 अलाई हैं वो रिस्टोर किए जाएंगे दोहा यानी कि कतर के साथ में, यानी कि एक तरीके से कतर के साथ में इनके द्वारा अपने जो रिलेशन थे वो कट कर दिए गए थे, उनको फिर से रिस्टोर करने की बात करेंगे। तो कतर यहां पर हो गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये यहां पर सऊदी अरेबिया हो गया, यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इसकी कैपिटल अबू धाबी हो गई, इसकी दोहा हो गई, यानी कतर की दोहा हो गई, यूएई की अबू धाबी होगी और सऊदी अरेबिया की रियाद हो गई। कुवैत की कैपिटल कुवैत ही है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा जैसे हम लोग डायरेक्ट इंडिया ना बोलकर दिल्ली बोल देते हैं, तो इसका मतलब है कि कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओमान है दे रखा है यहां पर इसकी कैपिटल मस्कट हो गई। तो कतर के साथ में इनकी अपनी जो टाई थी वो कट कर ली गई थी, अब फिर से उस टाई को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि इस रीजन में आने वाले टाइम में शांति देखने को मिलेगी और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, तो इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। तो सऊदी अरेबिया के द्वारा 2017 में जो आज के डेट में जिसको आप लोग कतर बोल रहे हैं उसके साथ में रिलेशन जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है उसको सपोर्ट करते हैं। खासकर अगर बात करें तो ईरान के साथ में इनके रिलेशन को लेकर सऊदी अरेबिया काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ में ईरान की बिल्कुल नहीं बनती है। इसके चलते यहां पर ये चाह रहा था कि यार देख मेरी उसके साथ में दुश्मनी है तो तुम भी उसके साथ में दोस्ती मत करो और यहां पर उसको मिलकर पीटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की बातें यहां पर कर रहे थे। पर लेकिन कतर के जो रिलेशन है वो ईरान के साथ में बिल्कुल लंगोटिया यार वाले हैं। तो उसने बोला ऐसा है तुम जाओ ऐसी तैसी में, हम लोग तो उसके साथ ही रहेंगे, हम उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से यहां पर सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में झड़प हो गई और काफी सारी अलग अलग लेवल पर लैंड वाले रूट या फिर आप लोग बात कीजिए वोटर के साथ में जो रिलेशन, यानी कि हर तरीके से इन्होंने अपनी जो टाई थी वो कतर के साथ में ब्रेक कर दी। पर लेकिन ऐसा भी नहीं, इन्होंने मौका नहीं दिया, इन्होंने मौका दिया और बोला कि ये कुछ चीजें हैं अगर तुम यहां पर मान लो हमारी तो हम जो है तुमको इस अपने साथ में रखेंगे और टाई ब्रेक नहीं करेंगे। तो 13 डिमांड थी जिनमें से जो 3 डिमांड थी काफी इंपोर्टेंट थी। 3 डिमांड में एक तो थी यहां पर अल जजीरा। अल जजीरा यहां पर एक न्यूज एजेंसी थी, उसको बंद करने की बात की गई, जो कि यहां पर जो भी गलत चल रहा है उसके बारे में यहां पर बताती थी। तो कतर ने इसको इनकार कर दिया। तुर्किश मिलिट्री जो बेस था कंट्री के अंदर ये उसको क्लोज करने की बात कर रहे थे ताकि यहां पर जो तुर्की का बेस है उसको यहां से हटाया जा सके। ये कतर ने ये भी मना कर दिया, बोला है तुर्की तो मेरा दोस्त है, उसको मैं तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर सकता। ईरान के साथ में डाउनग्रेड करने की बात की रिलेशन, तो इन्होंने ये भी मना कर दिया। तो ये सारी वो बातें थी कि जो ईरान और तुर्की से इसके डिस्टेंस करने की बात कर रही थी कतर की, पर लेकिन इसने मना कर दिया। देखिए अगर इस पर्टिकुलर रीजन में बात करें ना तो ईरान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ये अपने आप को एक अलग ही लीडर के तरीके से देखते हैं और ये सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के लीडर हम हैं,
हम लोग यहां से इसको आगे लेकर चलेंगे। तो ऐसा आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लास्ट 4 डिकेड जो है अगर बात करें कतर के अंदर, तो कतर के अंदर लास्ट 4 डिकेड जो है ये काफी गरीब कंट्री हुआ करता था, पुअर कंट्री हुआ करता था। पर लेकिन जैसे यहां पर इसके अंदर जो ऑयल वगैरह, गैस वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिली, तो यहां पर ये देखते ही देखते कतर जो था वो ग्लोबल आंखों में आ गया, यानी कि वेल्थ और इन्फ्लुएंस कंट्री हो गया। और आज की डेट में कतर जो है वो पहले नहीं था, आम था, पर अब अंगूर बन चुका है, ठीक है यानी कि आम आदमी से अंगूर बन चुका है। अब यहां पर ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कतर में ह्यूज गैस फील्ड जो यहां पर देखने को मिले, तो ये शेयर करते हैं ईरान के साथ में, और काफी अच्छा खासा इंसेंटिव यहां पर ये इनको मिलता है इसके चलते। तो ईरान के साथ में अच्छे खासे रिलेशन है, पर इनकी वजह से सऊदी अरेबिया के रिलेशन इनसे काफी ज्यादा इरिटेशन में पहुंच गए। तो यहां पर काफी बुरी कंडीशन हो गई दोनों एरिया में, क्योंकि सऊदी अरेबिया अपने आप का एज ए लीडर की तरीके से देखता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। देखिए, कोई एक जगह से प्रॉब्लम नहीं होती है, इंसान को गुस्सा तब आता है जब चारों तरफ से कुछ ना कुछ हरकतें चलती रहती है। तो यहां पर हर जगह यहां पर कतर जो है वो अपोजिशन में था। जैसे जैसे पैलेस्तीन के अंदर जो हमास है, एक तरीके से हमास जो है इन गाजा उनको सपोर्ट कर रहा था। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट में यहां पर देखने को मिलेंगे। इस्लामिस्ट ग्रुप सीरिया में कतर जो था उसके द्वारा डिनाई कर दिया बैकिंग अल कायदा और इस्लामिस्ट स्टेट। हाउएवर ये एक अलग बात है, पर लेकिन मैक्सिमम जो था जो कतर की सपोर्ट देखने को मिल रही थी वो मैक्सिमम जगह देखने को मिल रही थी अल कायदा और आईएसआई को सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो यहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि कतर जो है वो टेरर फंडर है, यानी कि फंड करता है जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, तो ये सबसे खतरनाक कंट्री है और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने चाहिए। पर लेकिन आगे चलकर आप लोग देखते हैं जब कतर की जो टाई खराब हुई थी जो यूएसए के साथ में और जो क्लोज अलाइड है उनके साथ में, तब तक तो यहां पर ऐसी बातें बोलेगी। तो ट्रंप ने यहां पर आगे चलकर यू टर्न भी मारा, यानी कि आगे चलकर इसने कतर की बड़ाई करी कि कतर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है टेररिज्म को रोकने के लिए। यानी कि बहुत वही बात होगी कि तुम्हारा कुत्ता टोमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, यानी कि अगर तुम्हारे साथ में मिलकर वो काम करता है तो कतर बहुत प्यारा कंट्री है, बड़ा छोटा मोटा सा मुन्ना कंट्री है कतर। पर लेकिन अगर वो तुमसे अलग चलकर तुम्हारे हिसाब से अगर काम ना करे तो कतर जो हो गया वो भेड़िया हो गया, कतर तो टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला हो गया। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को पास्ट में हर एक कंट्री की देखने को मिलेगी। तो स्टेटमेंट जो है वो बदलती रहती है। तो इसीलिए कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है और कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं है। एक टाइम पर ऐसा था, यही यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करा था और हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। आज के दिन में यही यूएसए हमारे साथ में खड़ा हुआ है। अगर बात करें तो पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो हमारे साथ में आने के लिए तैयार है। तो ये हमेशा एक अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री रही है अपने फायदे के लिए। ये आप लोग चाहे इनसे नंगा डांस करा लो वो भी करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे अभी आप लोगों को अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के सामने घुटने टेक रहे हैं कि भाई साहब हमको यहां से निकलने दो, बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी है, अब जाने दो। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो कि आप लोग को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और इनके ऊपर जब लिखने के लिए कुछ आता है तो सारे एंगल अगर आप लोगों के पास में रहेंगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा आंसर आप लोग लिख पाएंगे। आखिर कतर पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, कतर के साथ में अच्छे रिलेशन करने के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है यहां पर ये कंट्री? क्योंकि पता है कि कल को चल के अगर ईरान ने कोई भी यहां पर बम वगैरह बना लिया तो कहीं ना कहीं ईरान को ये एक तरीके से तोड़ना चाहते हैं। ईरान के एक तरीके से होने कहते हैं सामने वाले के साथ में ये पर्सन है, इसके साथ में इसका दोस्त खड़ा है जो कि बहुत ताकतवर है, बी, ठीक है, और सी के साथ में यहां पर इनकी दुश्मनी है, सी के साथ में बी की भी दोस्ती है। तो ये चाहते हैं कि बी को इससे हटा लिया जाए ए से, ताकि यहां पर ए को अपने कंट्रोल में लाया जा सके। तो वही फंडा यहां पर खेल रहे हैं ताकि ईरान को कंट्रोल किया सके। तो कतर के साथ में अच्छे रिलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए सऊदी अरेबिया ने लैंड, सी और एयर में जो बॉर्डर थे कतर के साथ में जो बंद कर रखे थे वो खोल दिए गए हैं। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई ये मेंबर हैं यहां पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर। तो फिर से यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। तो गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है यहां पर ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रीजनल ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर 1981 में ये बेसिकली पिक्चर में आई थी ताकि यहां पर इंप्रूव किया जा सके और प्रॉपर वे में चीजें शांत रखी जा सके। तो ये कंट्री है, 6 का नाम याद रखिएगा, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और इसी के साथ में यूएई। तो इसके चलते यहां पर जो भी ये चाहते हैं स्टेबिलिटी बना के रखे, पर लेकिन इस्लामिक जो बिलीफ है उसको भी ये आगे लेकर चलते हैं। इनका ये कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो अब देखने वाली बात ये कि किस लेवल पर चीजें कैसे पहुंचती हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात की इनके बारे में। अगर कोई भी आप लोग कुछ लिखने के लिए आता है तो इंडिया के रिलेशन आप लोग जरूर देखा कीजिए उसके साथ में, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो उनके अंदर क्या चल रहा है उससे हमको फायदा नहीं है, पर लेकिन इंडिया का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आप लोगों को जरूर देखना है। तो इंडिया का जो रिलेशन है यहां पर गल्फ रीजन के साथ में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया का जो रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिसेंट ईयर में तो और भी ज्यादा हो गया। हमारी कंट्री के साथ में बात करें तो 121 बिलियन
जो हमारे कंट्री में लगभग अगर बात करें बायलेटरल ट्रेड जो है वो 21 बिलियन का है और लगभग 49 बिलियन जो है हमारी कंट्री में रेमिटेंस आता है। और हमारी कंट्री के 9 मिलियन के करीब वर्कफोर्स जो है वो आज के डेट में गल्फ रीजन में काम करते हैं। कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, तो वहां से अपनी कंट्री में जो ये पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो ह्यूज रेमिटेंस यहां से निकल के आता है। 34% के करीब जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल है वो इसी एरिया से निकलकर हमारे लिए आता है। तो इस तरीके से हमारे लिए ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान जो है उसके साथ हमेशा हमारे फ्रेंडली रिलेशन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया और ईरान के जो रिलेशन है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज में है ऑल द टाइम, अगर बात करें यूएसए के प्रेशर की वजह से आज के डेट में, वरना इतने बुरे रिलेशन ईरान के साथ में कभी नहीं रहे। मई 2018 में जो यूएसए के द्वारा अबेंडन किया गया जो ईरान न्यूक्लियर डील थी जिसको ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोला गया, तो तब से लेकर कई सारे सैंक्शन ईरान के ऊपर लगाए गए और ये भी बोला गया जो कंट्री ईरान के साथ में रिलेशन रखेंगे उनके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। तो उसके चलते हमारे रिलेशन जो थे वो ईरान के साथ में ज्यादा अच्छे नहीं रहे। अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो ई है हमारा गोला, तो ये है अपनी जो ग्लोब हो गया जो पृथ्वी है, इसके ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो ये पृथ्वी माँ के ऊपर आप लोगों को ईरान दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर धरती माँ, ये धरती मेरी माँ है डायलॉग सुना है सुनील शेट्टी का ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हो गया सऊदी अरेबिया, ये हो गया कतर, इधर देखिए अपनी कंट्री है, इधर साइड में आप लोग आएंगे ये गुजरात आप लोगों को दिख रहा है। यहां से अगर देखिए ये हो गया यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन, उधर ऊपर हो गया पर्शियन गल्फ। तो कतर जो कंट्री है वो कहां पर है, वो पर्शियन गल्फ के अंदर है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ के अंदर आप लोग यहां पर कतर देखने को मिल रहा है। ऊपर थोड़ा जाएंगे तो बहरीन आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो आप लोगों से काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ईरान ऊपर यहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। ईरान के ऊपर जाएंगे तो यहां पर कैस्पियन सी हो गया, नीचे आएंगे तो पर्शियन गल्फ हो गया। तो पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी के बीच में तेहरान है, यानी कि ईरान है, जो कि तेहरान है इसकी कैपिटल है। तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग जरूर याद रखा कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ईरान के साथ में हमारे रिलेशन ये काफी अच्छे हैं, पर लेकिन यूएसए की वजह से थोड़े गड़बड़ा गए हैं। अगर कतर के साथ में रिलेशन की बात करें तो कतर के साथ में भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। रिसेंटली अभी हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा टॉप लीडर जो थे कतर, उनके साथ में डिस्कस किया गया कैसे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी को हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। तो इनके साथ में भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो कतर के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, काफी फ्रेंडली रिलेशन आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें फ्रेंडली रिलेशन कतर के साथ में, तो कतर के पास सैंक्शन लगने के बाद भी इंडिया के जो अच्छे रिलेशन रहे कतर के साथ में, ऑयल रिच रिलेशन था, हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया के ओवरऑल रोल आप लोग देखें इस पर्टिकुलर रीजन में, तो हम लोग अवॉइड करते हैं ताकि इनका जो रीजनल डिस्प्यूट है, लोकल इनकी लड़ाई जो चल रही है कतर सऊदी अरेबिया, वो सब उसमें आप लोग इन्वॉल्व न हो, क्योंकि अगर एक के साथ में इन्वॉल्व होते हैं दूसरे के साथ में हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं। और खासकर ये हमारी कंट्री में भी काफी इसका इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी कंट्री भी काफी ह्यूज लेवल पर एक अच्छी खासी कम्युनिटी हमारी कंट्री में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हमारी जिनके साथ में हमारे जो एक तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो डाइवर्स कंट्री है उसमें एक हमारी काफी एक अच्छे लेवल की जो संख्या है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो अगर हम लोग अपने साथ में मिलकर अगर रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ताकि हमारी कंट्री के अंदर अशांति न फैले उसकी वजह से। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है गल्फ के बारे में बात करें, एनर्जी हमारी काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है इनके ऊपर, तो इसके पॉइंट ऑफ से भी हम लोग देखते हैं। और इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा आता है गल्फ के साइड से। अगर बात करें इंडिया के हाइड्रोकार्बन सेक्टर के अंदर, यानी कि हमारी कंट्री में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है अगर गल्फ कंट्री के बारे में बात करें तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, इंडियन माइग्रेंट वर्कर काफी ह्यूज लेवल पर यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को काम करते हुए नजर आएंगे। लगभग 7 मिलियन के करीब, यानी कि 70 लाख के करीब लोग जो है वो काम करते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। काउंटर टेररिज्म के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर उसको भी रोकने का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं। तो इंडिया गल्फ के रिलेशन जो है डिफेंस के फील्ड में भी अच्छे चल रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ओमन, कुवैत जो है अदर जो इनके द्वारा मिलकर ये थी मिलन एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो मिलन थी ये बाई एनुअल एक्सरसाइज थी, यहाँ पर जो मल्टी नेवल एक्सरसाइज देखने को मिली 1995 में स्टार्ट की गई। तो नेवी जो थी यहाँ पर उसके द्वारा 10th जो एडिशन था मिलन एक्सरसाइज का, ठीक है। थीम थी यहाँ पर सिनर्जी अक्रॉस द सी, तो मिलकर काम करने की बात की जा रही है। तो इसमें भी पार्ट है जो कंडक्ट की गई 2018 में, यहाँ पर ये अंडमान और निकोबार वाले रीजन में कंडक्ट की गई। तो ईस्टर्न नेवल कमांड जो है उसके अंडर में यहाँ पर ये कंडक्ट की गई। तो आप लोगों से जो मिलन एक्सरसाइज है उसके बारे में पूछा जाए तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ और बातें अगर यहां पर करें, जो गल्फ रीजन है आज के दिन में हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, कल्चर पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये काफी अच्छा बूस्ट प्रोवाइड करा सकता है अगर प्रॉपर वे में चीजें आगे लेकर चली जाए। सऊदी अरेबिया एक तरीके से वो नहीं कहते कि इसकी एज घट रही है, नहीं एक तरीके से जो ढलती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि यूएई, कतर, ईरान जो हो गया ये इमर्जिंग है लीडर इस पर्टिकुलर रीजन में। तो हमको एक बैलेंस बनाकर यहां पर चलना पड़ेगा। ओमन और जो इराक है ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सॉवरेनिटी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, तो ये अच्छा खासा रोल इंडिया प्ले कर सकता है एक तरीके से बैलेंस बनाने के लिए। और इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो काफी तभी अच्छे से सर्व होगा अगर ये अच्छे से बैलेंस बनाकर रह पाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये, आप लोग ये सोचिए
आप लोग किसी पर्टिकुलर घर में रहते हैं या किसी पर्टिकुलर मोहल्ले में रहते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उस एरिया में सारे जो है एक तरह से बेवकूफ इंसान रहते हैं, फालतू की बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, कभी प्रोडक्टिव बातें नहीं करते हैं और आप लोगों से साथ में हमेशा झड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ में लड़ते मरते रहते हैं। तो क्या आप लोग उस एरिया में रहकर प्रोग्रेस कर पाओगे? क्योंकि ये माना जाता है कि अगर किसी इंसान के बारे में आप लोगों को जानना है ना, तो उसके 4 दोस्तों को देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा इसका लेवल क्या है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा प्रोडक्टिव दोस्त बनाओ लाइफ में, ताकि आप लोगों की लाइफ भी प्रोग्रेसिव रहे। तो उसी के चलते अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, आप लोगों को जैसे मैं बोलता हूं ना, आप लोग बोलते हैं, एक बच्चे के द्वारा बोला गया, मैंने कहा वीडियो शेयर कर देकर, तो बोला कि सर कंपटीशन बढ़ा रहे हो। कंपटीशन नहीं बढ़ा रहा हूं, आप लोगों की लाइफ को और प्रोडक्टिव बना रहा हूं। अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगी जिनके साथ में आप लोग बात करते हैं, जिनको आप लोग जानते हैं, तो एक अच्छा एक हेल्दी डिस्कशन आप लोग कर पाएंगे। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आप लोग की समझ में नहीं आ रहे, वो समझ पाएगा, एक दूसरे को अच्छे माहौल दे पाओगे। तो जो इंसान ऐसा सोचते हैं, तो वो इंसान जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर इसको भी एक तरीके से वो यहां पर इस तरीके से देखकर चलते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए कि अपने आप को जो माहौल है, अपने आसपास वाला माहौल अगर आप लोग सुधार रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, बाकी डिस्कशन हम लोगों ने कर चुके हैं एसए का, GS1 GS2 पेपर का। बाकी जो पेपर होंगे उनके भी हम लोग डिस्कशन देखते रहेंगे इसी तरीके से। तो आप लोग भी लाइफ को इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। पीडीएफ वगैरह आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ये टेलीग्राम है यहाँ पर स्टडी लवर वीर के नाम से। तो काफी सारे मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 1 लाख से भी ऊपर मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सारी पीडीएफ जो पेपर है वो भी आप लोग यहाँ पर इकट्ठे मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।